अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। ऊसर भूमि में गेहूं की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई पर जानकारी। चना की फसल में लगने वाले रोग और कीटों के नियंत्रण पर जानकारी। अच्छी पैदावार हेतु लीची के बाग में समसामयिक कार्य। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई कर दी होगी, लेकिन जिन किसान भाइयों ने ऊसर भूमि में अभी तक गेहूं की बुआई नहीं की है, तो वो कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव करके किस तरह से करें गेहूं की बुआई, इस विषय पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं केवीके मैनपुरी के डॉक्टर शंकर सिंह से। किसान भाइयों, इस समय रबी की फसलों की बुआई शुरू हो गई है और रबी में जो मुख्य फसल है वो गेहूं की है। हमारे प्रदेश में गेहूं बड़ी तादाद में होता है और काफी क्षेत्रफल जो है वो ऊसर का है। तो ऊसर जमीन में गेहूं की खेती किसान करते हैं, उनसे उन्हें उत्पादन बहुत कम मिलता है। तो ऊसर की जमीन में हम गेहूं की अच्छी पैदावार कैसे लें, इनके लिए कुछ खास बिंदुओं पर हम किसान भाइयों से चर्चा चाहते हैं। तो इस समय पहली चीज तो यह है कि हम खेत की तैयारी कैसे करें। तो किसान भाइयों, जैसे हमारे धान के खेत ऊसर में जो धान लगी थी खरीफ में वो कट जाती है, तो उसको एक मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी जुताई करके और उसमें 1520 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल देते हैं, ताकि उनके ठूंठ जल्दी सड़ जाते हैं। इसके बाद 2-3 जुताइयां देसी हल से या कल्टीवेटर से करके खेत को हम तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से धान के जो ठूंठ हैं उनसे, उनके सड़ने से भी हमें खेत को पोषक तत्व मिलते हैं, नाइट्रोजन मिलती है और दूसरे तत्व मिलते हैं। अब खेत जब तैयार हो जाता है तो इसके लिए अब बहुत जरूरी बात आ जाती है कि हम कौन सी प्रजातियां बोएं, क्योंकि प्रजातियां गेहूं की हजारों की संख्या में निकाली गई हैं विश्वविद्यालयों द्वारा, लेकिन जो ऊसर की जमीन में हमें गेहूं लेना है उनकी प्रजातियां बिल्कुल अलग हैं। जैसे राज 3077 है, रोक 1 है, KRL 1 है, KRL 2 है, KRL 3 है, KRL 4 है। इसी तरीके से NW 1047 है। तो ये जो ऊसर की जो चिन्हित प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों का हम चयन करें और ये किसी विश्वविद्यालय से या कृषि विभाग से बीज खरीदें। जहां तक बीज दर का सवाल है कि बीज कितना पड़ता है, ये आप सभी वाकिफ हैं कि जब ऊसर जमीन है और ऊसर में जो है लवण ज्यादा होते हैं तो ये लवण हमारे जमाव को प्रभावित करते हैं। ऐसी दशा में बीज की मात्रा जो है 10 से 12%, 15% हम बढ़ा के डालते हैं, ताकि जो है बाद में आकर के कोई ऐसी दिक्कत ना हो कि जिससे पौधों की संख्या कम हो और पैदावार हमें कम मिले। इसकी जो बीज दर है, ऊसर भूमि में लगभग 130 किलोग्राम 35 किलोग्राम बीज डाला जाए, ताकि जो है पौधों की संख्या प्रति इकाई प्रति वर्ग मीटर में पौधों की संख्या पर्याप्त रहे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है ऊसर जमीन में कि इसमें जो है हम अपने बीज का बीज शोधन समय से करें, और जिस तरह बुवाई हो रही है उस समय ट्राइकोडर्मा पाउडर करीब जो है 250 से 300 ग्राम 1 कुंटल बीज में आप मिला लीजिए और इसके बाद इसकी बुवाई करिए। अब बात आती है कि हम इसको खाद और उर्वरक कैसे डालें, ये बड़ी सावधानी की बात है। ऊसर जमीन का पहले नमूना प्रॉपर लिया जाए और किन किन तत्वों की अधिकता है, किन तत्वों की कमी है,
ये विश्लेषण होने के बाद जो हमें रिपोर्ट मिले उसके आधार पे इसमें खाद डालनी चाहिए। अमूमन ऐसा देखा गया है कि नत्रजन की खाद जो है वो ऊसर जमीन में 150 किलोग्राम लगभग जो है नत्रजन 1 हेक्टेयर में चाहिए, 60 से 65-70 किलोग्राम फास्फोरस चाहिए और 40-45 किलोग्राम जो है हमें की जरूरत पड़ती है। जिंक सल्फेट इसमें बहुत महत्वपूर्ण अदा करता है। 20 से 25 किलोग्राम 30 किलोग्राम तक जिंक 1 हेक्टेयर में अनुशंसा की गई है, तो 1 हेक्टेयर में इसको डालना है। शेष नत्रजन 2 हिस्से की बची है वो 3 खंड में कम से कम, पहली सिंचाई के बाद, दूसरी सिंचाई के बाद और जिस समय झंडा पत्ती बन रही हो उस समय भी तीसरी क्रॉप ड्रेसिंग करने से काफी लाभ पाया गया। और जहां तक बुवाई का सवाल है, बुवाई भी जो है अमूमन ऊसर जमीनों में लोग छिटकवा करते हैं, लेकिन छिटकवा बोने से ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। इसको सीड ड्रिल से बोएं और उचित दूरी रखते हुए 10 सेंटीमीटर बीज से बीज की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी रखते हुए इसकी बुवाई करें। तो इस प्रकार से किसान भाई ऊसर जमीन में भी सामान्य भूमि की तरह ही हम उत्पादन ले सकते हैं, बशर्ते कि हम इन बिंदुओं पर, वैज्ञानिक बिंदुओं पर ध्यान दें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। चना की फसल में लगने वाले रोग और कीटों के नियंत्रण पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जो किसान चना की खेती कर रहे हैं उनकी फसल बुआई के अनुसार बढ़वार की विभिन्न अवस्था पर होगी, लेकिन इससे अधिक उपज के लिए जरूरी है कि फसल को कीट और रोगों से मुक्त रखा जाए। तो चना की फसल को हानि पहुंचाने वाले रोग और कीटों का नियंत्रण कैसे करना है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी। ये हमारा क्षेत्र गेहूं और चना के लिए जाना जाता है। गेहूं की बोनी तो दिसंबर तक चलेगी, लेकिन चने की बोनी लगभग पूर्णतः अपनी स्थिति में आ चुकी है और अंकुरण भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। ये देखा जाता है कि जब जमीन में नमी कम हो, ऐसी स्थिति में एक बीमारी लगती है जिसे हम उकठा कहते हैं, और ये उकठा रोग ये फफूंदगत बीमारी होती है जो कि फ्यूजेरियम नामक फफूंद से होता है। इसे हम विल्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि फ्यूजेरियम, स्क्लेरोशियम, राइजोक्टोनिया जैसे फफूंद इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, और एकाएक पौधे की जो जड़ें हैं वो सूख करके और गलने लगती हैं, जिससे कि पौधा मुरझाकर गिरने लगता है और उससे काफी अधिक नुकसान होता है। ये बीमारी जब भूमि में नमी की कमी होती है, ऐसी स्थिति में अगर इस फफूंद का संक्रमण होता है तो पौधों में विगलन की स्थिति निर्मित होती है और उससे काफी अधिक नुकसान देखने को मिलता है। कृषक भाइयों को चाहिए कि जहां कहीं भी उकठा की शिकायत देखने को मिले तो बोनी के लगभग 30 से 35 दिन बाद एक सिंचाई अवश्य कर दें, और सिंचाई करने के दूसरे तीसरे दिन लगभग 1 कुंटल गोबर की खाद या केचुआ की खाद ले लें और उसमें 1 किलो ट्राइकोडर्मा कल्चर और उसी के साथ साथ 1 किलो स्यूडोमोनास कल्चर उसको अच्छी तरह से मिला दें। मिलाने के बाद उसे किसी बोरे से अच्छी तरह से ढक दें ताकि उस नमी पर वो फफूंद की अच्छी तरह से वृद्धि हो जाए। लगभग 5 से 6 दिन तक ऐसी क्रियाविधि अपना लें और इसके बाद सिंचाई करने के दूसरे या तीसरे दिन 1 कुंटल ये इनाकुलम मिला हुआ कल्चर उस खेत में अच्छी तरह से उनका भुरकाव करें, तो आप देखेंगे कि जहां उकठा का संक्रमण फैल रहा है वो धीरे धीरे रुक जाएगा और उस उकठा रोग से बचाव आसानी से किया सकता है। इसमें देखने को मिलता है कि प्रारंभिक अवस्था में भी कुछ कीड़ों का संक्रमण होता है, जिसकी वजह से कि उनकी पत्तियां या टहनियां या तनों को कीड़े भक्षण करके नुकसान पहुंचाते हैं। विशेष रूप से हेलियोथिस का अटैक होता है। ऐसी स्थिति में कृषक भाइयों को चाहिए कि सबसे पहले चना के खेत के किनारे किनारे में एक मिथाइल पैराथियान जो कि एक चूर्ण होता है, लगभग 5%
लगभग 4 से 5 किलो खेत में चारों तरफ सराउंडिंग्स में उसका भुरकाव कर दें तो आपके खेत में ऐसे कीटों का संक्रमण नहीं होगा और प्रारंभिक अवस्था में होने वाले नुकसान से आप आसानी से बच सकते हैं। अगर आवश्यकता हो और उस कीटों की उग्रता अधिक हो, ऐसी स्थिति में ट्राइजोफास 2 ml प्रति लीटर या प्रोफेनफास 2 ml प्रति लीटर, इसकी जगह पर आप क्लोरोपाइरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन 1.5 से 2 ml प्रति लीटर, इसका भी प्रारंभिक अवस्था में छिड़काव करके इन कीटों के संक्रमण को आसानी से रोका जा सकता है। दूसरी चीज, अगर नीम के उत्पाद जैसे कीटनाशक दवाई जो कि पौध के उत्पाद नीम उत्पाद होते हैं, यदि प्रारंभिक अवस्था में हम 5 ml प्रति लीटर की दर से इनका हम छिड़काव करते हैं तो ये आपके खेत में कीटों के संक्रमण को आसानी से रोक देगा। चने के खेत में आप प्रयास करें कि एक टी के आकार का बर्ड अपर्चर लगा दें। ये क्या करेगा, इसमें छोटे छोटे पक्षी आकर के बैठेंगे और वो चुनेंगे, ऐसे कीटों का भक्षण कर लेंगे, जिससे कि आपका हेलिकोवर्पा या हेलियोथिस का संक्रमण कम हो जाएगा। दूसरी चीज, इसमें आप लाइट ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं और होने वाले नुकसान से कृषक भाई अपनी फसलों को आसानी से बचा सकते हैं। इसलिए कृषक भाइयों को चाहिए कि समय पर नियंत्रण आवश्यक हो तो उसका सहारा लें, उसको निश्चित रूप से अपनाएं, कीटनाशकों का प्रयोग करके कीड़ों को बचाने का प्रयास करें और आवश्यकता अनुसार अगर उसमें बीमारियों का संक्रमण हो तो इससे अपने पौधों को सामयिक उपाय अपनाएं, जिससे कि होने वाले नुकसान से अपनी फसल को बचा सकें। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अच्छी पैदावार हेतु लीची के बाग में समसामयिक कार्य। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, लीची के वृक्षों की अच्छी वृद्धि और विकास हो, इसके लिए आप इस समय इनके बागों में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अमल में लाएं ताकि इनसे आने वाले समय में अच्छा फल उत्पादन प्राप्त हो। आइए इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सूर्य प्रकाश से। लीची के बाग में हम किस तरह से प्रबंधन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फल ले सकते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कर सकते हैं। कि जैसे ही आप बाग खाली हुआ है तो हम उसको प्लोइंग करेंगे, उसका जुताई करेंगे, 2 से 3 बार जुताई करेंगे 15 से 20 दिन के इंटरवल पर। इससे क्या होगा कि जो भी हमारे उसमें कीड़े लगे हुए रहेंगे वो ज़मीन के अंदर जो रहते हैं वो मर जाएंगे। जैसे कि उसके जो लार्वा है, उसके अंडा है, उसका जो प्यूपा है जो कि ज़मीन के अंदर रहेंगे वो नीचे से ऊपर आएंगे और सूरज के प्रकाश से वो मर जाएंगे। जो सबसे पहली बात है वो यह ध्यान में रखना है कि जो लीची की जो डाल होती है उसमें जो नया साल का जो ग्रोथ होता है, मतलब जो जुलाई के बाद जो नए कल्ले आते हैं, जो नया ग्रोथ होगा, उसी में फलन की प्रक्रिया होती है। उसके तने के नज़दीक या पुराने जो डाल है उसमें नहीं लगती है। तो अमूमन तौर पे यह देखा जाता है कि लीची की जो तोड़ाई होती है वो डंठल के साथ होती है। अगर कहीं आप बगीचे को अपने भाड़े में लगाते हैं और वो तुड़ाई उस तरह से नहीं करते हैं तो आप अपने बात को ध्यान में रखेंगे कि अपने बाग को कि जिसमें डंठल नहीं काटी गई है उसकी एक प्रूनिंग कर दें, जो कि अगर जैसे कि उस डंठल की जो लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर है तो उसमें 50% जो हम जुलाई के महीने में जो प्रूनिंग करेंगे वो 50% मतलब 25 सेंटीमीटर उसकी कटाई कर देंगे। और साथ ही साथ उसमें हम उर्वरक की जो मात्रा है, अनुशंसित मात्रा, उसको डालेंगे। जैसे कि हम नाइट्रोजन की जो इसमें है, अगर 10 साल से ज़्यादा की पौधे उम्र की है तो उसमें 750 ग्राम नाइट्रोजन, 500 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम फास्फेट इसमें हम डालते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश के रूप में। साथ ही साथ एक लीची एक ऐसा फल है जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारी बोरन है, कैल्शियम है। ये सब की मात्रा हम लोग अमूमन तौर पे देखते हैं कि जब फलन की प्रक्रिया होती है और जब फल फटने लगता है तो हम बोरन का स्प्रे करते हैं। लेकिन अगर हम सतर्क रहें और हमें वो बोरन स्प्रे करने के बजाय हम उसे मिट्टी में डालें, जैसे कि अगर वो 10 साल से पुराना वृक्ष है तो उसका हम सॉइल एनालिसिस करा लें, सॉइल का सैंपल जो टेस्ट करा लें, और अगर आपको इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो प्रत्येक पौधे 25 ग्राम बोरक्स के रूप में आप
उसको डाल दीजिए, जिससे आपको यह जब सीजन आएगा, जब फलन की प्रक्रिया होगी, तो जो लीची फटने की समस्या है वो कम रहेगी। इसमें हमने आपको कैल्शियम के बारे में चर्चा की कि हम कैल्शियम कली चूना के रूप में उसमें अप्लाई करेंगे। कली चूना को है जो कि पहले पानी में भिगो देंगे ताकि उसकी जो गर्मी है वो बाहर आ जाए, और उसके बाद उसको हम डाल देंगे 250 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम हर एक पौधे में डाल करके, और यह जो मात्रा है वो 1 मीटर की दूरी पर डालेंगे। लेकिन दूसरी जो बात है इस पे ध्यान रखने की, जो वो हमारी फर्टिलाइजर है जो उसको साथ में हम कली चूना का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में रिएक्शन होता है और इससे पौधे पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ना कि उसको सूखा हुआ डालेंगे। सूखा हुआ डालने से क्या होता है कि पौधे की जो जड़ है वो डैमेज हो जाता है और उससे पौधे सूखने की भी चांस हो सकती है, ऐसा चांसेस बनता है। तो ये जो बात है इस पे हम ध्यान रखें। जो तीसरी बात एक और भी देखी गई है लीची के केस में कि उसके जड़ के चारों तरफ चींटी लगती है, लाल जो चींटी होता है उसकी लगने की प्रकोप देखा गया है और वो पौधे को नुकसान करता है। तो उसके जड़ के चारों तरफ हम 10 ग्राम से 20 ग्राम फोरेट या फ्यूराडॉन करके जो आता है उसको हम डालेंगे और डाल करके उसको गुड़ाई कर देंगे। उससे क्या होगा, उसके साथ ही जब वो दवा डालेंगे उसके साथ ही उसमें पटवन की प्रक्रिया रखेंगे ताकि वो दवा जड़ में चारों तरफ फैल जाए और चींटी का प्रकोप वहाँ से निकल जाए। अमूमन ये सब बात पर हम ध्यान रखते हैं। उसके बाद आप जो देखेंगे कि लीची माइट्स का जो प्रॉब्लम है, तो यह हम देखेंगे कि उसके पत्ते में गुच्छे बन रहे हैं क्या। जहाँ जहाँ अगर गुच्छे बन रहे हैं तो उसको हम काट करके हटा देंगे। उसके साथ साथ ही उसमें हम एक फफूंदनाशक और एक पेस्टिसाइड जो है वो दोनों को मिश्रित कर करके हम स्प्रे कर सकते हैं, जो कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसमें 3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, जो कि बाजार में ब्लाइटॉक्स के नाम से जाना जाता है, और इमिडाक्लोरोपिड 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर, ये मिक्स कर करके सॉल्यूशन, और उसको हम ओवरहेड स्प्रेयर से स्प्रे करेंगे ताकि वो पौधे के हर एक भाग में जाए और उसमें कोई भी किसी भी तरह की कीड़ा नहीं रहे। जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम फलन कैसे ज्यादा लेंगे लीची में, तो आपको मैं ये बता दूं कि इस महीने में अगर हम प्लानोफिक्स जो ग्रोथ रेगुलेटर है उसको हम 2.5 ml 10 लीटर पानी में डालना है, और उसका छिड़काव करने से ऐसा देखा गया है कि फलन की प्रक्रिया आने वाले समय में ज़्यादा होती है। और ये ग्रोथ रेगुलेटर जो कि वेजिटेटिव ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं, जिसको कि बढ़वार जो पौधे का है उसको कम करता है और फ्लावर निकलने की जो एक्टिविटी होती है उसको बढ़ाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फलन लगती है। इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, और साथ ही साथ ये अगर पूरी आप व्यवस्था करेंगे तो हर एक साल आपको लीची की अच्छी पैदावार मिलेगी। साथ ही साथ इसके साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी भी मिलेगा किसान भाइयों। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है मधुबन मऊ के रणवीर यादव ने। आपने स्वच्छ दुग्ध उत्पादन पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज मैं आपको पशुपालन से संबंधित एक सबसे अच्छी बात स्वच्छ दूध उत्पादन इसके बारे में बताऊंगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें किसान भाइयों स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो जानवर दूध दे रहा है, दूसरा जो उसको दूह रहा है, तीसरा जो इन्वायरमेंट जिसमें हम पशु को रख रहे हैं या दूध को रख रहे हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि जो बाड़ा है, सबसे पहले हम बाड़े की साफ़ सफाई रखें, तो इससे हमारा जो है पशु साफ़ सुथरा रहेगा। दूसरी बात, जब हम दूहने जाते हैं जानवर को, तो सबसे जैसे हमने बच्चे को छोड़ा उसके बाद तुरंत लोग धोने लगते हैं, ऐसा नहीं। पहले पानी के छींटे मार दें, उसको साफ़ कर लें, उसके बाद धुलें। तीसरी बात, अब हमने जानवर को साफ़ कर लिया, जिस बर्तन को हम उपयोग कर रहे हैं उस बर्तन का सिलेक्शन कैसे करें कि हम देखते हैं कि ऐसा बर्तन लें जिसमें किनारे उसके गोल हों। अगर किनारे गोल होंगे तो वहाँ पे गंदगी नहीं जमेगी और आपका दूध ख़राब नहीं होगा। अक्सर जो है कुछ हमारे आते हैं लोग
वो बताते हैं कि हमारा दूध रखने पे फट गया। वो इसलिए फट जाता है क्योंकि पिछले दिन की जो गंदगी है वो कोनों पे कहीं ना कहीं जम जाती है और उसमें जो आँख से न दिखने वाले जीवाणु हैं वो होते हैं और वही जब इसको जो हमारे दूध को प्रदूषित कर देते हैं और उसके बाद जानवर ये दूध फट जाता है। तो इस तरह से आप बर्तन साफ। तीसरी बात किसान भाइयों, जो ग्वाला उसको दो रहा है वो अपनी सफाई बहुत ज़रूरी रखें। ये नहीं कि दूध दो रहे हैं और हमें खांसी आ रही, खकार खकार के थूक रहे हैं, या फिर साथ में बीड़ी भी चलती चली जा रही है ना। दूसरी बात, नाखून अपने साफ रखें। इतना टाइम नहीं मिल रहा कि हम नाखून काट सकें। किसान भाइयों, तो आप नाखून अपने काट के रखें। दूसरी बात, बाल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ना रखें, थोड़ा सा अपनी सफाई रखें। और जब जानवर से आपने दूध निकाल लिया, इसके बाद आप ढकना भूल गए, उसको आपने खुला छोड़ दिया, आसपास थोड़ी बहुत मक्खियाँ उसमें गिर गई या उसको दूषित कर दिया, तो आप दूध निकालने के बाद उसको ढाँक के रखें। और जब दूध निकालें इसके बाद कोशिश करें कि आप अपने बर्तन में भी एक छन्नी लगा के रखें, जिससे कि आप निकालते समय ही उस दूध को साफ़ कर लें। और एक काम और ये कर सकते हैं कि अक्सर जब हम ढकते नहीं हैं, कुछ बाल गिर रहे हैं या कुछ गिर रहे हैं, इस तरह से हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा दूध प्रदूषित हो जाता है। तो इसलिए जब भी निकालें तो इस प्रकार से इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका दूध सही बना रहेगा। दूसरी बात, आप जो दूध निकालते हैं तो कई विधियां हैं उसकी। तो दूध निकालने में जैसे एक तो 2 उंगली से दबा के निकाली जाती है, दूसरा मुट्ठी बांध के निकाली जाती है, तीसरा एक अंगूठा अंदर करके लोग निकालते हैं। तो इस प्रकार से करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे बढ़िया रहता है कि हम पूरा 5 उंगलियों को गोल गोल करके तब निकालें। इससे जानवर का जो थन होता है उसके अंदर नुकसान नहीं पहुंचता किसान भाइयों। और एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम अंगूठा अंदर करके निकालते हैं तो ताकत कम लगती है, तो किसान भाई सोचते हैं कि फटाफट फटाफट निकाल लें, लेकिन ये जो अंगूठे का नोक बनता है इससे बड़ी चोट पहुंचती है अंदर, और कभी कभी यही चोट पहुंचाते पहुंचाते थनैला का कारण बन जाती है और जानवर जो दूध देता है उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ जाता है। और किसान भाइयों, एक चीज़ और ध्यान रखें कि आपको कभी भी किसी भी थन में जरा से भी छीछड़े आते दिखाई पड़े या जरा सा भी लालपन आता दिखाई दे, या आपने दूध रखा और थोड़े समय बाद वो लाल हो गया, या छोटे छोटे जैसे मिट्टी जैसे कंकड़ टाइप के दिखाई पड़े, तो ज़रूर निकट के पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें, क्योंकि ये आपके आगे आने वाली समस्या का प्राइमरी इंडिकेशन है। पहले आप इसको अगर बता देंगे तो कुछ दवाइयाँ चलने लगती हैं जिससे कि थनैला रोग नहीं डेवलप होता है और आपका दूध सही रहता है। तो इन छोटी छोटी बातों का किसान भाइयों आप ध्यान रखें और स्वच्छ दूध उत्पादन करें, जिससे कि आपका दुग्ध साफ रहे, सुरक्षित रहे और दूसरों के लिए भी अच्छा बना रहे। किसान भाइयों, अगर आप स्वच्छ दूध उत्पादन कर रहे हैं और एक आदमी जो अस्वच्छ दूध उत्पादन कर रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। आपको स्वच्छ उत्पादन से ज़्यादा लाभ मिलता है। दूसरी बात, वह स्वास्थ्य के लिए भी कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होता है। इससे बीमारियों का संक्रमण कम होता है और आप भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वस्थ रहते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और स्वच्छ दूध उत्पादन करें। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है कानपुर के सुनील कुशवाहा ने। आपने एक्वेरियम में रंगीन मछलियों के पालन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आप देखे होंगे शीशे के घर में मछलियाँ, रंगीन मछलियाँ पाली जाती हैं, तो इसके बारे में हम आप जानकारी प्राप्त करेंगे। किसान भाई या युवा हैं, विश्व में लगभग 600 प्रजाति की अलंकारी मछलियाँ पाई जाती हैं। भारत में फ्रेश वाटर और मेरीन ऑर्नामेंटल मछलियों के लिए कोलकाता, मुंबई और चेन्नई एक ब्रीडिंग सेंटर के रूप में उपलब्ध है। हमारे बिहार में भी इसका बहुत बड़ा एक कारोबार है, तो अगर आप चाहिए तो इससे जुड़ करके आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। सजावटी मछलियों का जो पालन पोषण है विशेषकर इसके प्रबंधन पर निर्भर करता है। जैसे उसका मछली घर, जिसे एक्वेरियम कहा जाता है, इसकी आकृति कैसी होनी चाहिए, मछलियों की प्रजातियाँ, जलीय पौधे का चयन, उसका तापमान, उस मछली घर का प्रकाश का नियंत्रण और उसके ऑक्सीजन की आपूर्ति, क्योंकि मछलियाँ उसी जल में घुली तो ऑक्सीजन से ही सांस लेती है। ये सारी चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है। तो मछली घर की आकृति की अगर हम बात करें तो ये पूर्ण रूप से शीशे के बने हुए होते हैं, और इसका चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए। आमतौर पर बाजार में विभिन्न आकृति के मछली घर उपलब्ध हैं, जैसे गोलाकार, अंडाकार, लेकिन आप देखें कि जिसका ऊपरी सतह क्षेत्रफल ज़्यादा हो उसी तरह के मछली घर को पसंद करना चाहिए।
60 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर ऊंचे आकृति वाले मछली घर को एक आदर्श मछली घर माना जाता है। इसलिए आप इसी अनुपात में अगर मछली घर बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मछली घर के निचले सतह पर जो बिछाए जाने वाले पत्थर या कंकड़ होते हैं, ये भी कम से कम 2 इंच की ऊंचाई तक के होने चाहिए, क्योंकि उसमें जो जलीय पौधे हैं उसके बीच में आसानी से फंस जाएं और वो पौधे गिर ना पाएं, इधर उधर नहीं होना चाहिए। और उसकी सतह सामने की ओर ढालुआ होना चाहिए, ताकि मछली के जो खाए गए मल, गंदगी इत्यादि लुढ़क कर सामने की तरफ जमा हो जाए एक तरफ, जिसे आसानी से हम प्लास्टिक की पाइप से जो सक्शन लगा रहता है उससे आप ड्रेन करके निकाल सकते हैं। जहाँ तक जल का बात है तो मछली घर के पानी डालने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जल साफ हो, प्रदूषण रहित नहीं हो और जल किसी प्रकार का जलीय कीट या जीवाणु उसमें नहीं हो। जलीय पौधों के चयन में मुख्य ध्यान देना आवश्यक ये है कि जब मछलियाँ भयभीत होती हैं तब वो जलीय पौधे में छुपती हैं। इसलिए आजकल प्लास्टिक के भी जलीय पौधे आते हैं या नेचुरल प्राकृतिक भी जलीय पौधे, उनको आप अवश्य लगाव करें। ये सजावट के काम आते हैं, मछलियों को छुपने में काम आते हैं। कुछ मछलियों के अंडे स्वभाव से चिपकने वाले होते हैं जो उस जलीय पौधों पर जाकर चिपक सकते हैं। दिन के समय जलीय पौधे मछलियों द्वारा श्वसन क्रिया में छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं और मछलियों को ऑक्सीजन प्रदान करती है। इस तरह से एक स्वस्थ वातावरण भी प्रभावित करती है जो आपके मछली के लिए आवश्यक है। जहाँ तक प्रकाश की बात है किसान भाई, तो मछली घर को ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश समुचित रूप से आपके मछलियों को मिलता रहे, अप्रत्यक्ष रूप से आता हो, जिसके लिए आप विद्युत बल्ब 25 से 60 वाट का या ट्यूब लाइट 40 वाट का ट्यूब लाइट की व्यवस्था आप उसमें कर सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। देर से बुआई हेतु गेहूं की उन्नतशील प्रजातियां एवं बुआई विधि। अधिक उपज हेतु गेंदा की फसल में प्रबंधन कार्य। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।